फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलाने जा रही हूँ जिनका दावा है कि वो लोगों का न्यूमरोलॉजी से फ्यूचर और प्रेजेंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, ये उन्हीं का दावा है, लेकिन मैं कैसे मानूं जब तक मुझे बिलीव नहीं होता। तो आज तो मैं पूरी तैयारी से आई हूँ, पूरे नोट्स बना के आई हूँ, जितने भी जनता के क्वेश्चन हैं वो सब गैदर करके आई हूँ। तो अभी तो वो गेस्ट हमारे स्टूडियो में पहुँचे नहीं है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि जब वो आएंगे वो तो मुझे देख के शॉक्ड होने वाले हैं कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका कैसे क्वेश्चंस करेगा मेरे से। लेकिन उन्हें नहीं पता कि आज मैं उन पे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बस्ट करने वाली हूँ कि शायद ही इनका जवाब उनके पास भी होगा। सो ऐसे क्वेश्चंस करने वाली हूँ कि पूरी दुनिया आज तो हिल जाने वाली है, इंक्लूडिंग न्यूमरोलॉजिस्ट अमित रोशन भी हिली जाने वाले हैं आज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूमरोलॉजी होती क्या है। न्यूमरोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि ये सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि आपकी पर्सनैलिटी, डेस्टिनी और फ्यूचर तक डिफाइन कर सकती है। ये तो हमें मिस्टर अमित रोशन ही बताने वाले हैं इसके पीछे क्या रीज़न है। बट लेकिन क्या ये सच है? क्या सिर्फ जन्म तारीख और नाम से किसी की पूरी लाइफ पास समझा जा सकता है? Who knows? बट ये अमित रोशन ही हमें बता सकते। हेलो सर, welcome to our studio. How are you? I am fantastic. What about you? I am also good. So, shall we begin? Yeah, of course. Where is your host? What do you mean, sir? Where is my host? मैं ही host हूँ। Oh, really? Yes, sir. Are you kidding with me? Not really, sir. कहीं प्रैंक तो नहीं हो रहा मेरे साथ? अरे नहीं सर, आप मेरी टीम से कनेक्ट कर दीजिए। Oh, really? हाँ जी। So let's start. ओके, तो आप प्रिपेयर्ड हो आज के लिए? क्योंकि मैं तो आज ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लाई हूँ ना जो पूरी दुनिया जानना चाहती है, इनफैक्ट मैं भी। Oh, let's see which way the winds blow. तो आप ये मत सोचना कि मैं छोटी हूँ तो मैं सिंपल क्वेश्चंस पूछूंगी, क्योंकि मैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका हूँ सर। और आज मैं आप पे ऐसा बॉम्ब गिराने वाली हूँ ना कि शायद उन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे दे पाए। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि आज कोई इंटरव्यू मेरा बहुत ही बड़ा आदमी लेने वाला है, बट हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। सो नंबर 1 क्वेश्चन। सबसे पहले मुझे ये समझना है कि न्यूमरोलॉजी की असली ओरिजिन क्या है। क्या ये किसी साइंटिफिक रिसर्च पे बेस्ड है या ये एक स्पिरिचुअल या फिलोसफिकल सिस्टम है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, आज से पहले किसी ने भी मुझसे इस तरह का क्वेश्चन किया ही नहीं है। सब सीधा यही बोलते हैं कि नंबर्स कैसे काम करते हैं, कैसे चार्ट बनता है, सब कुछ यही सिखाता रह जाता हूँ मैं। आज पहली बार किसी ने मुझसे बेस के ऊपर सवाल पूछा है कि इसका ओरिजिन क्या है। एक्चुअली इसका ओरिजिन जो है चाइना से है और वेस्टर्न कंट्री से आता है। पर जब मैं किसी का न्यूमरोस्कोप रीडिंग करता हूँ तो हमने इसमें वैदिक का भी तड़का लगा रखा हुआ है। तो कह सकते हैं ये कंप्लीट रेसिपी जो है चाइना, वेस्टर्न और वैदिक का मेल जोल है। जब हम इसमें वैदिक का मिश्रण कर देते हैं ना, रेसिपी इसमें तड़का लगा देते हैं, तो जो रिजल्ट्स है ना बहुत ही 101% निकल के आते हैं। और वाकई में ये साइंटिफिक है। न्यूमरोलॉजी के जो जनक है ना वो है कीरो। कीरो इज द हीरो ऑफ न्यूमरोलॉजी, उन्होंने निकाला हुआ है। अब नंबर्स क्या है? नंबर्स कोई ये यूनिवर्स की लैंग्वेज है, बाकी कोई लैंग्वेज एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन ये यूनिवर्स की जो लैंग्वेज है ना नंबर्स है। नंबर हमारे पास 9 ही है। अगर आप डेट ऑफ को अपना जो डेट्स हैं मंथ के अंदर उनको आप काउंट करते हो तो 1 से लेके 31 तक आती है, और उसको अगर आप टोटल करोगे तो 9 आएगा। कोई भी फिगर है, जैसे 1 से लेके आप 9 तक काउंटिंग करते हो तो वो 9 है। उसके बाद 10, 11, 12 शुरू हो जाता है तो फिर से वो 1 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 पे आना शुरू हो जाता है ना, और 9 पे आके खत्म हो जाता है। और 9s को आप जितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे, 9 1 द 9, 9 2 द 18, तो 9 9 द 81, उसको भी अगर कैलकुलेट करोगे तो वो भी 9 ही आएगा ना। तो हमारे प्लैनेट्स भी 9 है। हमारा जो इकोसिस्टम है, ये हमने तो नहीं बनाया, जो नेचर ने बनाया हुआ है ना, तो उसने भी कुछ सोच समझ के बनाया होगा। जब हमारे नंबर्स 9 है, हमारा प्लैनेट सिस्टम 9 है, हमारा सोलर सिस्टम भी जो वो 9 प्लैनेट्स को लेके है, तो ये सारे के सारे नंबर है ना उन्हीं प्लैनेट्स पे डोनेट किए गए हैं ना, उन्हीं को डोनेट करते हैं ये। जैसे 1 नंबर सन का हो गया, 2 नंबर मून का हो गया, 3 नंबर जुपिटर का हो गया, 4 नंबर जो है राहु का। अरे आपको भी पता है 5 नंबर
मरकरी का हो गया बुध यानी, और 6 नंबर वीनस का हो गया, 7 नंबर केतु। केतु का हो गया, 8 नंबर सैटर्न का हो गया, और 9 नंबर मार्स यानी मंगल का हो गया। अब हर नंबर के ऊपर एक प्लेनेट है जिसको डोनेट किया गया, और वो ही उनकी जो करेक्टरिस्टिक है, उनके जो ट्रेड्स है, उसका जो बिहेवियर है। कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है, कोई भी इंसान पैदा होता है, उसको एक डेट ऑफ बर्थ मिल जाता है ना, तो उसका ड्राइवर नंबर भी 1 से लेकर 9 के बीच में ही आएगा। अब जो 9 के 9 प्लैनेट्स है ना, वो इंडिविजुअल उसके ऊपर उसी के ट्रेड्स, उसी का बिहेवियर उस बंदे के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा। गॉट माई पॉइंट। जैसे आपका 7 है, आपने जैसे बताया, तो आपके ऊपर क्या करेगा, केतु। केतु आपका प्लैनेट्स है, तो आप ड्रिवन किससे होते हो, केतु से। तो ये होगी प्लैनेट्स की करेक्टरिस्टिक। तो सर अगर सब कुछ नंबर से ही तय है तो मेहनत, चॉइस और फ्री विल का क्या काम है? देखो, मैंने कभी नहीं किसी को मेहनत करने से मना किया, इनफैक्ट मेहनत तो करनी पड़ती है, ठीक है ना। गधा भी मेहनत करता है, मगर उसे कोई घोड़ा नहीं बोलता, गधा ही बोलते हैं ना उसको, ठीक है ना। मेहनत हमेशा जरूरी है, हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो भी आपके व्यूअर्स हैं उसको मैं यही हमेशा बताना चाहता हूँ कि हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, हार्ड वर्क आपको करना ही पड़ता है। लेकिन न्यूमरोलॉजी वास्तव में है क्या, ये जितने भी ऑकल्ट साइंस है, एक्चुअल है क्या ये? आपको जो ये एक तरह का जीपीएस सिस्टम है। अगर कोई आपको बता दे कि आज बारिश होने वाली है या तूफान आने वाला है, तो आप क्या करोगे? आप जा तो जरूरी काम होगा तो जाओगे, नहीं तो नहीं जाओगे, घर में रहोगे। बिल्कुल। अगर आपको जाना ही है, बहुत ही नेसेसरी है, अगर बारिश होने वाली, तो आप क्या करोगे? जा तो रेनकोट पहन के जाओगे, जा अम्ब्रेला लेके जाओगे। गॉट माई पॉइंट। यस। उसी तरह से न्यूमरोलॉजी आपको पहले से ही नेविगेट कर देती है कि क्या आपके लिए अच्छा है और क्या आपके लिए बुरा है, कब आपको तेज चलना है और कब आपको स्लो होना है। ओके। सो न्यूमरोलॉजिस्ट का कहना है कि हर नंबर का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है और हर इंसान की लाइफ एक यूनिक नंबर के पैटर्न से चलती है। मुझे ये जानना है कि पैटर्न कैसे डिसाइड होते हैं? पैटर्न जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, हर व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ होती है, सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग होती है, क्योंकि ये कार्मिक नंबर के हिसाब से आपकी जो पिछले जन्म के कर्म होते हैं उसके हिसाब से आपकी डेट ऑफ बर्थ डिसाइड होती है। डेट ऑफ बर्थ डिसाइड करना ना तो आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में, ये किसके हाथ में है? नेचर के हाथ में है, गॉड के हाथ में है। तो हर व्यक्ति को एक डेट ऑफ बर्थ फिक्स एलिमेंट मिल जाता है। हर एक नंबर का प्लेनेट होता है, हर प्लेनेट से ही एक व्यक्ति ड्रिवन होता है, हर इंडिविजुअल ड्रिवन होता है। चाहे एक नंबर सन का है, जैसे मैंने आपको बताया था, उसी तरीके से आपका जैसे नंबर 7 है, तो आप किससे ड्रिवन होते हो? केतु से। अब केतु आधा है, शेडो प्लेनेट है, स्ट्रगलिंग प्लेनेट है, क्योंकि वो खुद आधा है। उसी तरह मेरी डेट ऑफ बर्थ 4 आती है, तो मेरा भी जो प्लेनेट है वो है राहु। तो ये भी क्या है? आधा सर है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? आधा सर मतलब सिर वाला हिस्सा, तो उसमें क्या होगा? माइंड, दिमाग होगा। तो ऐसे लोग देखोगे डिसिप्लिन्ड होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, ऑर्गेनाइज्ड होंगे। तो ये क्या हो गया? उसका ट्रेड्स। अब मेरे पे राहु के ट्रेड्स ही सारे लागू होंगे। अब वो स्ट्रगलिंग प्लेनेट है, तो ऐसे लोग लाइफ में स्ट्रगल भी बहुत करते हैं। और जो नंबर 7 है वो विजडम का नंबर है। डीप रिसर्चर्स होते हैं ऐसे लोग, बहुत अच्छी रिसर्च करते हैं, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो ये उसके पैटर्न्स हैं। हम जब इन प्लैनेट्स के पैटर्न को फॉलो करते हैं, वही पैटर्न हमारे डेट ऑफ बर्थ में जो हमारा ड्राइवर नंबर होता है, कंडक्टर नंबर होता है, उसी के साथ उसी की तरह बिहेव करते हैं। और सर, क्या दो लोग जो एक ही डेट पे पैदा हुए हो उनका फ्यूचर सेम होगा? उनकी स्ट्रगल्स, अचीवमेंट्स, लव लाइफ, करियर सब सेम तरीके से चलेगा? क्योंकि अगर आंसर हाँ है तो इंडिविजुअलिटी का क्या रोल रह जाता है, और अगर आंसर नहीं है तो फिर ये सिस्टम कितना वैल्यूएबल है? ऐसा फिल्मों में होता है कि दो लोगों के रोल, अगर दो ट्विंस हैं तो वो एक जैसा रिएक्ट करेंगे, एक को थप्पड़ पड़ेगा तो दूसरा रिएक्ट करेगा। ऐसा रियल लाइफ में कहीं भी नहीं होता, आपको मैं पहले बता दूं। ऐसा इसलिए होता है, इसके पीछे मैं आपको लॉजिक दूंगा, बिना लॉजिक के मैं कोई भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो बात लॉजिकली प्रूव नहीं होती वो उसको मैं मानता नहीं हूं। अभी आपने पूछा ट्विंस के दोनों के इंडिविजुअल्स कैसे कैसे रहने वाले हैं। इंडिविजुअल किसी का नहीं रहेगा। अगर एक बच्चा है, वो घर में तो उसको संस्कार एक जैसे ही मिलेंगे, पर जैसे ही वो बाहर निकलता है, कम्युनिटी के संपर्क में आता है, जब नेचर है,
और एक का नेचर बहुत ही मिलनसार है, वो बहुत ही जॉली फेलो है, उसके फ्रेंड्स अब अपने सर्कल के होंगे, उसके फ्रेंड्स अपने सर्कल के होंगे, उसके जो लिंक होंगे वो अपने लेवल पे होंगे, उस बंदे के लिंक दूसरे लेवल पे होंगे। तो दोनों का सोचने का नजरिया बदल जाता है। जैसे वो दुनिया बाहर की दुनिया में आता है ना, तो उसका सोचने का तरीका दोनों का अलग अलग हो जाता है। एक देखेंगे जुड़वा में जरूरी नहीं है कि दोनों के सोचने का टाइम, एक बंदा हो सकता है बहुत ही ज्यादा हंसमुख हो, बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट हो। तो आप देख सकते हैं कि जरूरी नहीं है, ये माहौल के ऊपर डिपेंड करता है, आपके जो आसपास का एनवायरनमेंट है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए इन दोनों की चीजें भी बदल जाती हैं, इनके शौक बदल जाते हैं। एक को हो सकता है कि स्टडी बहुत अच्छी लगती हो, दूसरे वाले को स्टडी में ना हो उसका इंटरेस्ट। एक हो सकता है कि आईटी इंडस्ट्री का शौकीन रखता हो, एक हो सकता है सिंगिंग का हो। एक बच्चा हो सकता है डॉक्टर बन जाए, एक हो सकता है एक्टर बन जाए, लॉयर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। ये डिपेंड करता है उसके आसपास के एनवायरनमेंट पे, क्योंकि कुछ चीजें वो आपके जो दोस्त होते हैं, आपके जो मित्र होते हैं, जो भी होते हैं आपके, उनसे प्रभावित होके या इन्फ्लुएंस में आके भी कोई स्टेप लिए जाते हैं। हो सकता है सफलता उनकी एक जैसी हो सकती है, सफलता हो सकता है एक आपका एक्टर बन के सफल हो जाए, एक डॉक्टर बन के सफल हो जाए। एक्टर जो होता है उसकी जो नेम फेम है उसका ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन डॉक्टर है वो अपने फील्ड के अंदर एक्सपर्ट ही बन जाएगा वो। तो ये यही डिफरेंस रहता है। अगला क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर सब कुछ नंबर्स डिसाइड करते हैं तो इंसान की मेहनत का क्या काम है, फिर वैल्यू क्या है? वैल्यू मेहनत की वैल्यू है। अगर मैं आपको बोल दूं हेतल आपका राज होगा 4 5 6 आपके पास, आपके पास 2 5 8 की एक लाइन है, आपके पास 9 5 1 की लाइन है, तो आप उसके बाद क्या मेहनत नहीं करेंगे या मेहनत ज्यादा करनी शुरू कर देंगे? ज्यादा ही करेंगे। करेंगे ना, क्योंकि अगर आपको अगर पानी पीना है तो आप क्या करेंगे? ग्लास लेंगे, फिर फ्रिज में से बोतल निकालेंगे, फिर पानी डालेंगे। ये क्या हुआ? एक्शन हुआ ना। आपको पानी की प्यास लगी तो आपने उसके बदले में क्या किया? पीने के लिए तो एक्शन किया ना। तो उसी तरह अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती हैं तो एक्शन तो आप ही को करना पड़ेगा ना। यदि आप एक्शन ही नहीं करोगे तो पानी भी वहीं पड़ा हुआ है, प्यास भी लग रही है, ना प्यास बुझेगी ना पानी चल के आपके पास आएगा। एग्जैक्टली, गॉट इट? यस। सर मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मेहनत करती हूँ। अगर मेरी डेस्टिनी ऑलरेडी किसी नंबर ने फिक्स कर दिया है तो मैं जो कर रही हूँ उसका कोई मतलब है? क्या मैं अपनी चॉइसेस से अपना फ्यूचर बदल सकती हूँ या नहीं? बिल्कुल बदल सकते हो। आपके कर्म ही हैं जो आपकी डेस्टिनी को डिसाइड करते हैं। डेस्टिनी उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। गुड पॉइंट। ठीक है ना। तो कुछ आदमी इतने जिद्दी होते हैं कि वो अपने कर्म के बल पे अपनी किस्मत बदल लेते हैं। वो किस्मत से लड़ जाते हैं। किसके बदल? एक्शन से, काम से, अपनी मेहनत से। अगर आपको जिद आ गई ना कि मैंने ये बनना ही बनना है, तो आप उसको काम को शिद्दत से करेंगे। जब उस काम के लिए मेहनत करते हैं ना आप शिद्दत से, 101% आप उस काम में सफल हो जाओगे। तो अगर मैं आपको बोल दूं कि आपका जो गोल है ये होना चाहिए कि आपको डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, अगर आप उसके ऊपर 100% मेहनत करते हो तो आप बन जाओगे, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो ना, तो रिजल्ट तो दिखेगा ही। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हाँ, अगर आपका रोल कुछ और हो और गोल कुछ और हो तो ना आपका रोल अचीव होगा ना ही आपका गोल अचीव होगा, क्योंकि आपकी जो डायरेक्शन है वो गलत होगी। अगर आपको आर्किटेक्चर बनना है और मैं बोल दूं कि आप डॉक्टर बन जाओ, तो इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन आपको न्यूमरोलॉजी आपको ये बता सकती है कि आपका रोल और गोल कौन सी दिशा में होना चाहिए। आपको डॉक्टर बनना है या नहीं बनना, आपको आर्किटेक्चर बनना है या नहीं बनना। अगर आपके न्यूमरोस्कोप में 258 की लाइन है तो मैं आपको बोलूंगा आप आर्किटेक्ट बन सकते हो। अगर 357 की लाइन है तो आपके पास एक चांस है कि आप डॉक्टर भी बन सकते हो, आईएएस भी बन सकते हो। मतलब कितनी सारी चॉइस आ गई ना आपके पास। आप उसमें से आप एक गोल चुन लो जो आपको फेवर लगता है कि हाँ मैं बन सकता हूँ। 357 की लाइन है और मैं बोलूँ आप डॉक्टर बन जाओ। अगर आपको डॉक्टर बनना नहीं है, आप बोलोगे मुझे तो डॉक्टर बनना ही नहीं है, मैं तो कुछ और बनना चाहती हूँ, फिर मैं और ऑप्शन देखूंगा कि इसमें और क्या ऑप्शंस हैं। अगर आप 258 है तो मैं कहूँगा आप आर्किटेक्ट बन सकते हो। तो आपको लगता है हाँ मैं आर्किटेक्ट बनने का मुझे है, तो आप फिर आर्किटेक्ट में जाओ। तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका इंटरेस्ट भी है और आपको वहां पे सक्सेस मिलने के स्कोप ज्यादा है, चांसेस हाई है। ठीक है ना। तो जो ऑप्शंस हो सकती हैं कि आप 2 में से 3 ऑप्शन है कि एक ऑप्शन ऐसी है जो आपको लिए भी इंटरेस्टेड है, जिसमें आपका भी इंटरेस्ट है। तो अब आते हैं मोस्ट आस्क्ड पॉइंट पे, जो है बिलीवर्स वर्सेस नॉन बिलीवर्स।
तो सर आप उन लोगों को क्या कहते हैं जो न्यूमरोलॉजी में बिलीव नहीं करते? क्या आपको लगता है कि वो गलत है या बस उनका पर्सपेक्टिव अलग है? हाँ, पर्सपेक्टिव अलग है, ऑब्वियस सी बात है। अब किसी को रोमांटिक सॉन्ग अच्छे लगते हैं, किसी को सैड सॉन्ग अच्छे लगते हैं, ओके, यस। और किसी को गजल अच्छी लगती है। तो इसमें तो मेरा कोई रोल नहीं है ना कि मैं उसको जबरदस्ती उसके ऊपर कोई अपनी एक्सपेक्टेशन ला दूं कि आपको यही सुनना है, आपको ये पसंद करना है। ऐसा कुछ नहीं है। न्यूमरोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसको आप खुद को आपको जानना पड़ेगा, ठीक है ना। आप जानोगे तो मान जाओगे। अब मैं जबरदस्ती तो किसी के पास नहीं जा सकता। अगर आप बोलो कि आप अमेरिका गए हैं और मैंने अमेरिका नहीं देखा, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अमेरिका एग्जिस्ट नहीं करता। या कोई चांद पे जा रहा है, कोई हमें बोले कि आज सुनीता विलियम चांद पे गई हुई है, तो मैं बोलूँ जी चांद तो होता ही नहीं है, स्पेस तो होता ही नहीं है, तो मेरे से बड़ा बेवकूफ कौन होगा। जिस चीज को आपने एक्सपीरियंस करना है वो आप ही कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ। अगर मैं बोलूँ समुद्र में जाके आदमी तैरना सीखेगा, तो उसको तैरने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुद जाना पड़ेगा ना, उसमें कूदना तो खुद पड़ेगा। और मैं बोलूँ कि समुद्र में तो बहुत मजा आ रहा था, मुझे स्विमिंग करके बहुत अच्छा लग रहा था, तो वो तो मेरा एक्सपीरियंस हुआ। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो वो आपको करना पड़ेगा, उसके लिए जाना आपको पड़ेगा। तो बिलीव, और जो बिलीवर्स हैं वो अगर बिलीव करेंगे तो वो चीज इनके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी, अगर नहीं बिलीव करेंगे तो चॉइस इज योर्स, आपकी चॉइस है, आपने क्या चुनना है। तो क्या न्यूमरोलॉजी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए काम करती है जो सिर्फ उसमें विश्वास करते हैं? एब्सोल्युटली, कोई भी चीज है ना इस यूनिवर्स में, सारा काम बिलीफ का ही है। आपके जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो बिलीफ के ऊपर ही काम करता है। अगर आपको बचपन से कह दिया जाए कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, तो आपको यही लगेगा पैसे तो पेड़ पे नहीं उगते भाई। इसका क्या हुआ, आपके माइंड में एक ऐसा कॉन्सेप्ट डाल दिया गया है कि यार पैसे के लिए तो बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। लेकिन आज का जो जनरेशन है ना, क्या बोलते हैं उसे, जेन बेटा, हाँ, ठीक है ना, जेन बेटा है ना, तो आज की जनरेशन है ना, वो हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क पे बिलीव करती है। ये भी तो बिलीफ सिस्टम है ना। तो ये क्या है, तो आजकल के जो लोग है ना, वो ऑनलाइन इतना पैसा कमा रहे हैं ना जितना वो ऑफलाइन नहीं कमाते। लोग दुकान पे बैठे हुए अपने बिजनेस में बैठ के भी उनको नुकसान हो रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 1-2 घंटे के लिए ऑनलाइन काम करते हैं और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। बिल्कुल, ये बिलीफ सिस्टम ही है ना, जो स्मार्ट है ना। आपको समय के साथ चेंज होना भी बहुत जरूरी है। मैंने आपको बोला न्यूमरोलॉजी एक जीपीएस है, आपका नेविगेट सिस्टम है। अगर आप आज की टेक्नोलॉजी को और हमारी जो एंशिएंट जो टेक्नोलॉजी है, हमारा न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, व्हाटएवर, उसको अगर साथ में आप मिला दो ना, और अपनी जो स्मार्टनेस है, अपनी हार्ड वर्क है, इसको मिला दो, तो आप बहुत तरक्की कर सकते हो। सर आपके हिसाब से न्यूमरोलॉजी को डेली लाइफ में कैसे अप्लाई किया जा सकता है? क्या इसका कोई प्रैक्टिकल यूज है स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स या फैमिलीज के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत है। आप न्यूमरोलॉजी से आप अपना पर्सनल ईयर निकाल सकते हो। जैसे कि आपको पता लग जाए 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। अगर मैं बता दूं कि 2025 आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, एक आपको एग्जांपल देता हूं। अगर कोई क्रिकेट की फील्ड में कोई बैटिंग कर रहा है, कोई बैट्समैन, और अंपायर बोल दे आज तू जैसे मर्जी शॉट मार, आज मैं तुझे आउट नहीं दूंगा, तो आप क्या करोगे? अच्छी तरह से खेलोगे ना। आपको पता तो है अंपायर मुझे आउट ही नहीं देगा, अगर मैं आउट होऊंगा तो भी नहीं देगा। उसी तरह से पर्सनल ईयर भी आपके लिए ऐसे ही काम करता है। अगर आपको पता लग जाए 2025 मेरे लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, मैं जो भी काम करूंगा, जो भी रिस्क लूंगा, उसमें मुझे 101% सक्सेस मिलनी ही है, तो आप अच्छी तरह से अपने काम में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो आप इतना ही रिस्क लेंगे, जहां जहां पे भी आपको जो से रिस्क लेने हैं, आपको जहां जहां इन्वेस्टमेंट करनी है आप करोगे, ताकि आपको पता है कि मेरे हर रिस्क मेरे को फ्रूटफुल होने वाला है, मेरे लिए फलदायी होगा ये वाला। बहुत लोग कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी सिर्फ एक ट्रैप है, लोगों की इनसिक्योरिटीज और कंफ्यूजन का फायदा उठाकर उनसे पैसे कमाने का जरिया है। हो सकता है, मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ, बहुत से लोग चीटिंग करते हैं आजकल। बट आप ट्रस्टेड न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएं, जो पैसे तो बेशक ज़्यादा लेते हैं आपको 100% ऑथेंटिक रिजल्ट देते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इस परसेप्शन को एड्रेस करें। आप अपने फील्ड में ट्रांसपेरेंसी कैसे बनाए रखते हैं सर? जहाँ तक ट्रांसपेरेंसी की बात है ना, मेरे पास कोई क्लाइंट आता ना, आप यकीन मानना, ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर एक मेंबर आता है ना, तो 3 मेंबर मेरे से लेके जाते हैं कंसल्टेशन। तो कोई तो वजह होगी ना, जो एक मेंबर आ रहा है और 3 जने कंसल्टेशन लेके जा रहे हैं, तो इसकी कोई तो वजह होगी ना। जहाँ पे आप ऑनेस्टी के साथ काम करोगे,
101% आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। जब आप किसी को 4 बातें इतनी अच्छी बता देंगे ना, जब उसको लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल मेरे साथ फिट बैठ रही है, बिल्कुल प्रेडिक्शन उसकी सही कर देंगे, तो उसको आप ही यकीन आ जाता है कि 101% मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। और न्यूमरोलॉजी बहुत ही अच्छी चीज़ है। 81 कॉम्बिनेशन ड्राइवर कंडक्टर के जो हर किसी के ऊपर स्टिक बैठते हैं, और आप देखेंगे कि आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकती है न्यूमरोलॉजी। जब प्रेडिक्शन करते हैं ना, जब आप किसी को बताते हैं उसके बिहेवियर के बारे में, उसके ट्रेड्स के बारे में, तो आदमी खुद ही ब खुद क्लीन बोल्ड हो जाता है। मैं एक लर्नर हूँ सर, और मुझे आज काफी कुछ सीखने को मिला है। न्यूमरोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्यूरियोसिटी और कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन हर थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक की तरह इसमें भी क्लैरिटी तभी आती है जब हम सवाल पूछे। बिल्कुल मेरा मानना है कि बिलीफ किसी पे थोपा नहीं जाता, जी। वो तो डेवलप होता है नॉलेज से, एक्सपीरियंस से, क्लैरिटी से। जी जी तो अगर आप न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं करते तो भी ओपन माइंड रहकर समझना जरूरी है। मैं हूँ हेतल रोशन, और ऑनेस्टली बोलूं तो आज का ये पूरा सेशन मेरे लिए एक आई ओपनर रहा। सिर्फ इंटरव्यू के रूप में नहीं, बल्कि क्यूरियस इंसान के रूप में मैंने आज काफी कुछ सीखा, जाना और समझा। न्यूमरोलॉजी जैसे सब्जेक्ट के बारे में लोगों के मन में बहुत सारे मिथ्स होते हैं। कुछ लोग इसे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, तो कुछ इसे कंप्लीट इल्यूजन मानते हैं। लेकिन आज के डिस्कशन ने एक बैलेंस बनाया जिसमें नाइदर ब्लाइंड फेथ था, ना ही आउटराइट डिनाइल, सिर्फ सवाल थे, और इनका लॉजिकल जवाब मिस्टर अमित रोशन ने हमें दिया है। मुझे लगता है ऐसी कन्वर्सेशंस की सोसाइटी को बहुत जरूरत है, जहां हम बिना जज किए किसी चीज को समझने की कोशिश करें। बस ने भी इस जर्नी का मजा उठाया होगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ये वीडियो, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक्स मिस्टर अमित रोशन लेकर आते रहेंगे, और कभी मौका मिला तो मैं भी जरूर आऊंगी। आज का सेशन सिर्फ एक टॉपिक तक सीमित नहीं था, ये एक डायलॉग था, एक ओपन माइंडेड कन्वर्सेशन जिसमें सच ढूंढने की कोशिश की गई है। और अब इस वीडियो के एंड पर मैं चाहती हूँ कि हमारे गेस्ट मिस्टर अमित रोशन सर, जिनसे हमने इतना कुछ सीखा, वो भी अपने कुछ शब्दों में हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ अच्छा कहे। या ऑफ कोर्स मैं आपके व्यूअर्स के कहना चाहूँगा कि न्यूमरोलॉजी जो है एक बहुत ही अच्छा जीपीएस सिस्टम है। यदि आपको पता चल जाए कि आपका कौन सा ड्राइवर कंडक्टर आपके कौन से नंबर के साथ कंपैटिबल है, आपके फ़ोन नंबर के साथ, आपके बैंक नंबर के साथ, आपके नेम स्पेलिंग के साथ कंपैटिबल है, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में आपको जीरो से हीरो बनने में कोई नहीं रोक सकता। हाँ, यदि आपके नंबर कंपैटिबल नहीं है तो आप हीरो से जीरो भी बन सकते हैं। ओके सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बाय थैंक यू, मुझे भी गाइस। बहुत मज़ा आया आपके साथ इंटरव्यू करके। जो सवालों की बछार आपने मुझ पे की है, यकीनन आज तक किसी बड़े व्यक्ति ने भी नहीं की मेरे साथ, और मैंने बहुत एंजॉय किया है, और मैं चाहूँगा कि मैं आगे भी आपको अपना इंटरव्यू दूं, और अगली बार मैं और अच्छी तरह से तैयार होके आऊँगा।